अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग दोबारा फिर आपकी खिदमत में जो है एक न्यू लेक्चर के साथ आए हैं। आपको पता है कि हमारी जो है प्रीवियस सीरीज हम लोग एमडी कैट का पेपर जो कि पीएमडीसी ने 2022 में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कंडक्ट करवाया था, उसके फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस जो पेपर था उसमें फिजिक्स के जो थे वो 54 क्वेश्चन थे और 54 क्वेश्चन पे हम लोगों ने 3 वीडियोस बनाई थी। 18 क्वेश्चन की पर वीडियो थी। तो इसके पहले 2 पार्ट्स जो हैं ऊपर हमारे कार्ड में जो है वो शो हो रहे हैं और इसका लास्ट पार्ट जो आखिरी 18 क्वेश्चन थे, लास्ट 18 क्वेश्चन वो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। अरे क्वेश्चन नंबर 37, मैंने आपको पहले बताया कि 2 वीडियोस में हम लोगों ने 18 क्वेश्चन की 2 वीडियोस बनाई। तो 36 क्वेश्चन वो, तो आज 37 से हम स्टार्ट करेंगे टोटल 54 क्वेश्चन से। अच्छा, 37 नंबर पे जिनका क्वेश्चन था वो ये था कि इफ द गिवन स्प्रिंग of a spring constant k is cut into 3 identical segments, the spring constant of each segment is 1 by k, k by 2, k by 3, 3k और 4k। ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग जो है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है और अगर हम लोग उस स्प्रिंग कांस्टेंट को 3 आइडेंटिकल यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो हर पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी। अच्छा, इसके लिए हम लोग हुक्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हुक्स लॉ है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर हम लोग k की वैल्यू निकालना चाहें तो k बराबर होगा f ओवर x। तो k जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ है। अगर आप लेंथ को 3 टाइम्स जो है वो डिक्रीज करेंगे तो k की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो 3 टाइम्स इंक्रीज मतलब 3k। तो d इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो था वो ये था कि क्वेश्चन नंबर 38 था, 4 cells of EMF 3 volts are connected in series to form a battery. Net EMF of the combination is, ये कह रहा है कि 4 सेल थे हमारे पास जिनका EMF जो है ईच सेल का वो 3 वोल्ट है और इन्हें हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लिया एक बैटरी बनाने के लिए। तो जो टोटल EMF होगा नेट EMF कॉम्बिनेशन का वो क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो ना तो वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 4 सेल जो है 3 वोल्ट के वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो उनका वो सेम रहेगा, वो किसी किस्म चेंज नहीं होगा। तो टोटल जो नेट कॉम्बिनेशन का होगा पैरेलल सीरीज में वो 3 वोल्ट ही आएगा, बेशक आपने 4 सेल लगा दिए तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 3 वोल्ट ही आएगा। लेकिन अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में जो है इनका वोल्टेज जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दें जितने सेल हैं। तो अगर एक सेल का जो 3 वोल्ट है तो 4 सेल हैं तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये टोटल जो है वो नेट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो 12 वोल्ट हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो है ना याद रखिएगा। अगर पैरेलल है तो फिर तो बेशक आप 4, 5, 10 सेल भी लगा देंगे 3 वोल्ट्स के तो 3 वोल्ट ही रहेगा, उसमें वोल्टेज चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू दिस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू ma। और अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू डेल्टा v और डेल्टा t रखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is the most appropriate mathematical expression representing simple harmonic motion। simple harmonic motion को लिखने का बेस्ट एक्सप्रेशन वो क्या है, बी है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। माइनस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है इक्वेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, a body is moving in a circle with constant speed with radius of circle r and time period t, the centripetal acceleration। ये कह रहा है कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उस सर्कल का रेडियस r है और जो टाइम कवर होता है एक कंप्लीट सर्कल में सर्कल कवर करने के लिए दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड व्हिच इज डिनोटेड बाय t। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो v स्क्वायर को अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन बनाएंगे तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर हम लोग स्क्वायर जो है वो हम लोग दोनों तरफ लगाएंगे तो ये आर स्क्वायर v जो बराबर हो जाएगा वो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू को पुट कर ले, a इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर, v की जगह पे आप आर ओमेगा, तो v स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप सिंपल जो है फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई ओवर टी, तो 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी। तो सॉरी 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर। तो ये सिंपल हमारे पास कहाँ पर है, ये है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा मैं आपको बताऊं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है वी स्क्वायर ओवर आर। वी बराबर है आर ओमेगा के, तो वी की जगह पे आर ओमेगा रखते हैं, ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
तो ऊपर का आर एक नीचे के आर से कट हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर आपके पास जो है वो फाइनल बचेगा। फिर ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है, आप इनका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी यानी टी स्क्वायर। तो बी जो है ये आपके पास जो है ये ड्राइव हो जाएगी वैल्यू, इससे आप सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, the kinetic energy of an electron in first Bohr's radius of hydrogen atom is 13.6 joule, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पर ये देखिए इसमें थोड़ी सी गेम की है, ये काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट। अगर टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो फर्स्ट बॉर्स ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दूसरी तरफ जाकर ये माइनस में हो जाती है, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस 13.6। अब माइनस माइनस से कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बच जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो वो होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल अगर उसने कह दिया ना कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स और रेडियस, तो फिर आप माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वो काइनेटिक एनर्जी का पूछता है तो फिर माइनस नहीं लगेगा, फिर आप सिंपल जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बी ऑप्शन इस पर जाएंगे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा दोबारा बता दूं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में फर्क है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी है तो 13.6 और अगर टोटल एनर्जी तो माइनस 13.6। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लेंस इज द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि देखिए अगर हमारे पास एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेट को बहुत जो तेजी से कॉइल के सराउंडिंग बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो उसमें करंट जनरेट हो जाएगा ना। अब होता है क्या कि आप मैग्नेट को मैकेनिकल एनर्जी जो देते हैं, जो आप उसको बैक एंड फोर्थ मैग्नेट को मूव करवाने के लिए दे रहे थे, वो मैकेनिकल एनर्जी जो है आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो लेंस लॉ इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि ये जो आपके पास कॉइल में करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ये बेसिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आप जितनी ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेट पर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो लेंस लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। बिल्कुल इजी है, ये पावर का फार्मूला है। पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ वी, या वर्क से भी आप निकाल सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एफ डी कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा यहाँ पर यूज होता है, और अगर आपने वहाँ पर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ पर है, सिंपली ये चीज़ आपने देखनी है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इन सब में 90 डिग्री पर जीरो होती है। सो ई इज द करेक्ट ऑप्शन। एफ डी कॉस थीटा से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा जीरो कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर। तो अगर आप ये एंगल जो है फोर्स और वेलोसिटी के दौरान 90 डिग्री होगा तो वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी इस लेक्चर को, ये इजी पेपर है काफ़ी और मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो, तो मैं इसको जल्दी जो है वो कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की क्यूरी है तो आप कमेंट्स में लिखते हैं, या जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, मैसेंजर पे, या आप यूट्यूब पे भी जो है वो कमेंट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरी होगी उनको सॉल्व करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज गिवन बाय, हाफ लाइफ जो है इसका फार्मूला होता है टी हाफ, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं सब में ए बी सी डी में, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और नेचुरल लॉग ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ई जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें किसी किस्म का रेडिकल जो है वो ना ऊपर नेचुरल लॉग पर इस्तेमाल होता है ना लैम्डा पर इस्तेमाल होता है, तो ऊपर के 4 ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। ई ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, इससे आप हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा हाफ लाइफ क्या होते हैं? हाफ लाइफ बेसिकली किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो उनके जो है हाफ पॉपुलेशन जो है वो डिके कब होगी, उस टाइम पीरियड को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। यानी कि जब उनके हाफ एटम्स डिके हो रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि इसकी 1 हाफ लाइफ जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, two similar point charges each of 1 coulomb placed in a free space 1 meter apart repel each other with a force of, ये कह रहा है कि दो एक ही जैसे चार्ज हैं, वो उन चार्ज की जो वैल्यू है 1 कूलम ईच चार्ज की वैल्यू है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर हैं और एक दूसरे रिपल्जन की फोर्स लगा रही है। फोर्स कितनी होगी? देखिए कूलम लॉ होता है F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 और Q2 की वैल्यू 1 है, 1 × 1 1 ही रहेगी, और R जो है उसकी वैल्यू भी 1 है। तो ये K मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू जो है घूम फिर कर K ही आ रहेगी, कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बराबर होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन।
तो जो टोटल ये फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होगी। ई इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, एक न्यूक्लियर रिएक्शन उन्हें दिया गया है, ये कह रहा है कि इस रिएक्शन में जो है वो नाइट्रोजन और हीलियम जो है वो मिलके एक तो ऑक्सीजन बना रहे हैं और साथ में दूसरा एलिमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसमें मिसिंग पार्टिकल पूछना, देखिए इसमें कुछ लॉज होते हैं, आप इनमें मास कंजर्व देखते हैं, चार्ज कंजर्व देखते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन फर्स्ट इंटर के बेस पर मास और चार्ज को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो अब देखिए नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 है और हीलियम का मास जो है ना वो 4 है। तो टोटल मास जो है बिफोर द रिएक्शन 8 था और आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन के पास 17 है, बाकी एक ऐसा पार्टिकल बनेगा जिसका मास 1 होगा। अब नीचे आप देखें कि प्रोटॉन का मास 1 है, अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो 4 होता है, तो ये तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि अगर इनमें से हम लोग मास जो है, इलेक्ट्रॉन वैसे मास में काउंट नहीं होता है ना, और ये 836 टाइम्स कम होता है, तो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, तो ये भी नहीं होगा। न्यूट्रॉन का मास 1 होता है। चले अब अगर मास सेम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ए और ई ऑप्शन में से अब हमारे पास 2 हैं, कोई एक चॉइस करनी है। दूसरा इनका जो रिएक्शन को देखने का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप चार्ज को कंजर्व करें। अब नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो 7 है और हीलियम का 2 है, 7 और 2 9, उस तरफ ऑक्सीजन का 1 है, और सॉरी ऑक्सीजन का 8 है। तो जो आगे आपके पास पार्टिकल आएगा उसका चार्ज भी 1 होना चाहिए। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन ए है। तो एक अगर हम लोग प्रोटॉन इसके साथ बनेगा जिसका चार्ज भी 1 होगा, मास भी 1 होगा, तो अगर हम लोग प्रोटॉन की वैल्यू रखेंगे तो दोनों तरफ चार्ज और मास जो है वो कंजर्व हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज और मास जो है उसके मुताबिक ये रिएक्शन सही होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक प्रोटॉन जो है साथ में मिसिंग पार्टिकल है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड टू रिड्यूस डिप्लेशन लेयर। जैसे जब भी आप देखिए एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को मिलाएंगे तो एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है। सेंटर में जो है वो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, यानी कि नेगेटिव चार्जेस होल जो है वो पेयर बना लेते हैं और उनकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है, बैरियर क्रिएट हो जाता है। इस बैरियर जो रीजन होता है, बैरियर को अगर आपने कम करना है ज़्यादा करना तो उसके तरीके हैं ना। अगर आप उस डिप्लेशन रीजन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड ब्यासिंग करवाएंगे। इसने भी यहाँ पर रिडक्शन का पूछा है कि आप डिप्लेशन रीजन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड ब्यास यानी कि पी टाइप के साथ आप पॉजिटिव टर्मिनल दे दें और एन टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल दे दें, तो दोनों तरफ से जो फोर्सेज लगेगी वो इस डिप्लेशन रीजन को जो है वो रिड्यूस करेगी। और अगर आप रिवर्स ब्यास कर दें, डिप्लेशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड ब्यास करवाएंगे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जर्मेनियम के लिए इस डिप्लेशन रीजन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 49 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज को q से हम लोग शो करते हैं, उसे प्रोजेक्ट किया हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में विद एन एंगल थीटा। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ इट्स कर्व पाथ इज गिवन बाय, उसके रेडियस का पूछ रहा है। तो ये भी सिंपल देखिए आप निकाल सकते हैं आप सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले से, F इक्वल टू mv² ओवर r। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चार पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में या मैग्नेटिक फील्ड में जब भी वो मूव करेगा तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, वो कुछ ना कुछ सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग इस फोर्स को जो है मैग्नेटिक फोर्स में लें तो F इज इक्वल टू mv² या QVB sin थीटा इज इक्वल टू mv²। तो आप यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू बनेगी R इज इक्वल टू mv ओवर QB sin थीटा। तो F इज इक्वल टू mv² ओवर R और F की वैल्यू QVB sin थीटा। तो इसको आप दोनों तरफ से काट पीट के जो है ना आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेडियस ऑफ द कर्व पाथ इज इक्वल टू mb ओवर QVB सॉरी QB sin थीटा। m जो है दिस इज द मास ऑफ द चार्ज, b इज द वेलोसिटी, q इज द चार्ज and b is the magnetic field where the angle between the charge and the magnetic field will be denoted by the angle of sine. Next MCQ is a specific heat capacity of a gas is measured in इसका जो है वो यूनिट पूछ रहा है तो इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर केजी या जूल पर केजी पर केल्विन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये याद कर लीजिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। सिंपल हीट कैपेसिटी का था जूल पर केल्विन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल पर केजी पर केल्विन, और अगर मोलर हीट कैपेसिटी हो तो उसका था जूल पर मोल पर केल्विन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली
ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी कि आपकी सिस्टम में जो भी हीट देते हैं वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को इन्होंने रीअरेंज किया है यहाँ पर। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है डेट इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क डन, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी बराबर होगी कि आपने इसकी जो टोटल हीट दी है उसमें से वर्क डन हो गया वो आप माइनस कर दे, बाकी जो बचेगी वो इंटरनल एनर्जी है। सो ई इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंज फ्रॉम 0 to 720 जूल सेकंड इन 4 सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इज इक्वल टू। बिल्कुल इजी है, देखिए मेरे हिसाब से पेपर बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स ध्यान से पढ़ी होगी तो आप लोग इजीली कर देंगे। अब टॉर्क जो होता है ना, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन टार्क होता है, सॉरी टार्क जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। और एंगुलर मोमेंटम जो इन्होंने इनिशियल दिया है 0 और फाइनल दिया है 720 डिवाइडेड बाय 4। तो 720 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, 720 माइनस 0 इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 4। तो आप 4 से इसको डिवाइड करें तो 180 न्यूटन मीटर। सिंपल है ये, बिल्कुल आप इसको टार्क के फार्मूले से कर सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। एक ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो सब उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, उसे सुपरसोनिक कहेंगे, जैसे सुपरसोनिक जेट होते हैं। देखिए अगर स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल चलता है तो इसकी वैल्यू होती है मैक 1, अगर डबल है तो हम लोग मैक 2, अगर 1.5 है तो मैक 1.5। तो हम लोग इसको मैक नंबर से जो है वो शो करते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से मूव करता है तो मैक 1, अगर डबल टू द स्पीड ऑफ साउंड तो मैक 2। ऐसे ऑब्जेक्ट को विच मूव्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड आर कॉल्ड सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next article is, if a slab of dielectric constant whose value is 2 is inserted between the parallel plates of a charged 20 microfarad capacitor, its capacitance will be। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है तो उसके पैरेलल प्लेट्स में अगर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी वैल्यू जो है वो 2 है वो रख दें तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या वैल्यू होगी। ये इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है कि कैपेसिटेंस जो चेंज होगा डेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो एप्सिलॉन की जो भी आपके पास वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए 2 डी है तो इसको आप ओरिजिनल कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये हो जाएगी 40 वैल्यू, यानी कि डबल हो जाएगी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये याद रखिएगा कि जब भी किसी कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1.5 है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे सिंपली। तो यहाँ पर 2 है तो मतलब डबल। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यूज नहीं है, हमारे पास टोटल 54 ही एमसीक्यूज थे जो हमारे कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है कि ये पेपर जो है आपको पसंद आया होगा और आपने इसको सॉल्व भी किया होगा। फर्दर कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ है एमडी कैट से रिलेटेड हो चाहे फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आपको नोटिफाई हो सकें। थैंक यू।